दोस्तों अब हम बात करेंगे दी एक्सकर्सन। ये भी विलियम वर्ड्सवर्थ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है। दी एक्सकर्सन की अगर हम बात करते हैं तो इसे ये भी बोल सकते हो प्रोस्पेक्टस टू दी रेक्लूज। और ये जो दी एक्सकर्सन है ये कब पब्लिश हुआ था? तो 1814 में इसको पब्लिश करवाया गया था। और जब इसको पब्लिश करवाया गया था तो टोटल इसमें कितनी बुक्स हैं? 9 बुक्स हैं। कितनी बुक्स हैं? ध्यान बनाए रखना। प्रेल्यूड में 14 बुक्स थी और एक्सकर्सन में कितनी है? 9 बुक्स हैं। पहली बुक हमारी कौन सी है? दी वांडरर है, इसको ध्यान बनाए रखना। इसके बाद में सेकेंड बुक कौन सी? दी सॉलिटरी है। और डिस्पोंडेंसी है वो थर्ड बुक है। इसके बाद लास्ट बुक ध्यान बनाए रखिएगा कौन सी है? हमारी फोर्थ ये वाली है। इसके बाद फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एर्थ और 9th बुक को ध्यान बनाए रखना, क्योंकि हमारे एग्जाम में अगर कभी कभी पूछा जा सकता है एक्सकर्सन की फर्स्ट बुक कौन सी है और लास्ट बुक कौन सी है, तो आपको पता होना चाहिए। बुक 9th डिस्कोर्स ऑफ द वांडरर एंड एन इवनिंग विजिट टू द लेक, ये 9th बुक है। तो ये था हमारा एक्सकर्सन। एक्सकर्सन के बारे में थोड़ा सा और समझ लीजिए। ये जो एक्सकर्सन था वो 9 बुक में तो आया था, लेकिन ये सेकेंड पार्ट, यानी कि इन्होंने क्या सोचा था, इसकी कहानी मैं थोड़ा सा बता दूं। विलियम वर्ड्सवर्थ ने सोचा था कि एक वर्क के बारे में सोचा था दी रेक्लूज टाइटल देने के लिए। तो रेक्लूज में सोचा था कि इसको हम 3 पार्ट्स में बनाएंगे इंट्रोडक्शन सहित। तो जब इनको 3 पार्ट्स में रेक्लूज को बनाएंगे तो इसका फर्स्ट जो इसका इंट्रोडक्शन होगा रेक्लूज में, इसको तो हम जो 14 बुक्स में आई है दी प्रेल्यूड, इसको रखेंगे। और फर्स्ट पार्ट इसका ये लिखे रहे थे जिसको टाइटल दिया था दी होम एट ग्रासमैयर, ये अनफिनिश्ड रह गया, ये भी फिनिश नहीं कर पाई ये, तब तक इनकी डेथ हो जाती है। और सेकेंड पार्ट में इन्होंने प्लान किया था कि दी एक्सकर्सन को रखेंगे, और पार्ट थर्ड को भी इन्होंने कोई टाइटल नहीं दिया, और ये भी वर्क इनका अनफिनिश्ड रहा। तो रेक्लूज एक इमेजिनेटिव वर्क था जो कि अनफिनिश्ड वर्क है, ध्यान रखना, ठीक है। अब चर्चा में रहेगा हमारा 1798। ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है जिसे आपको नहीं भुलाना है, क्योंकि यहीं से रोमांटिसिज्म की शुरुआत भी होती है, रोमांटिक एज की स्टार्टिंग है। तो 1798 में विलियम वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज ने प्रोड्यूस किया था लैरिकल बैलेड को, जो कि कलेक्शन था 23 पोइम्स का, जिसमें कॉलरिज ने कंट्रीब्यूट किया था। कॉलरिज का कितना था? 4 पोइम्स लिखी थी, और विलियम वर्ड्सवर्थ ने कितनी लिखी थी? 19 पोइम लिखी थी। अगर हम लैरिकल बैलेड्स की बात करते हैं तो इसमें जो 23 पोइम्स हैं टोटल, इसमें सबसे पहली पोइम एस टी कॉलरिज की है, जिसका नाम है द राइम ऑफ एंसेंट मैरिनर। क्या नाम है? द राइम ऑफ द एंसेंट मैरिनर। और ये जो लैरिकल बैलेड है वो समाप्त किस पर होता है? विलियम वर्ड्सवर्थ की एक पोइम थी टिंटन आवे। तो ये ध्यान रखना, लैरिकल बैलेड जो है वो किससे? एस टी कॉलरिज की पोइम द राइम ऑफ द एंसेंट मैरिनर से शुरू होता है और विलियम वर्ड्सवर्थ की टिंटन आवे से फिनिश होता है। दोस्तों लैरिकल बैलेड में हुआ क्या था? इसके लैरिकल बैलेड के टोटल जो एडिशन कितने आए? 4 एडिशन आए, ये भी ध्यान बनाए रखिएगा। लैरिकल बैलेड के टोटल कितने एडिशन आए? 4 एडिशन। फर्स्ट एडिशन तो 1798 में आया था लैरिकल बैलेड के नाम से, जिसमें एस टी कॉलरिज और वर्ड्सवर्थ का, ठीक है, क्या था? कलेक्शन था, जिसमें 23 पोइम थी। 4 किनकी थी? एस टी कॉलरिज की, और 19 कितनी थी? विलियम वर्ड्सवर्थ की। इसका सेकेंड एडिशन जो आया था वो 1800 में आया था। कब आया था? लैरिकल बैलेड का सेकेंड एडिशन 1800 में आया था, प्रीफेस टू लैरिकल बैलेड करके, और इसमें विलियम वर्ड्सवर्थ ने ही जोड़ा था इसमें प्रीफेस टू लैरिकल बैलेड। अच्छा, शुरुआत में आया था तो ये अनोनिमसली गुमनाम छपा था, इसमें किसी का कुछ भी, किसी का नाम नहीं था, ध्यान रखिएगा। शुरुआत में लैरिकल बैलेड जब पब्लिश हुआ था तो सितंबर, इस बुक को 2 लोगों के कोलैबोरेशन में लिखा गया था, विलियम वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज ने मिलकर के। लैरिकल बैलेड में टोटल 4 एडिशन आए थे, जो 1800 में आया था। ओके, सेकेंड एडिशन में लैरिकल बैलेड को पब्लिश करवाया गया था। तो जो 1800 में इसी में साथ साथ क्या दे दिया था? प्रीफेस जोड़ दिया था। ये बात याद बनाए रखना है, जो 1800 में सेकेंड वाला आया था उसमें क्या जोड़ा था? प्रीफेस। इसके बाद थर्ड एडिशन 1802 में आया, और इसका फोर्थ एंड फाइनल एडिशन जो आया था वो कब आया था? 1805 में, ठीक है। तो अब थोड़ा सा कहानी सुन लीजिएगा, इसके बारे में मैं तेजी से बता देता हूं। फर्स्ट लैरिकल बैलेड पब्लिश हुए थे कब? सितंबर मंथ में पब्लिश हुए थे। इसको 2 लोगों ने पब्लिश करवाया था, यानी कि हम ये भी कह सकते हैं 2 लोगों के कोलैबोरेशन में ये वर्क लिखा गया था, और वो 2 लोग कौन थे? विलियम वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज ने मिलकर के। लैरिकल बैलेड में टोटल कितने एडिशन आए? 4 एडिशन आए। अब दूसरा एडिशन कब आएगा? तो दूसरा एडिशन देखो, डेट याद बनाए रखना कौन सी है? 1800, यानी कि सेकेंड एडिशन ऑफ लैरिकल बैलेड को पब्लिश करवाया गया था कब? 1800 में। और 1800 में ही एक बात और ध्यान बनाए रखना, विलियम वर्ड्सवर्थ ने रेस डाउन नामक जगह को छोड़ करके डोव कॉटेज में, कहाँ? डोव कॉटेज में सेटल हो गए थे। ये भी ध्यान रखना, डोव कॉटेज एक जगह का नाम है जो कि ग्रासमेयर में पड़ती है। तो ये डेट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक तो सेकेंड बैलेड लैरिकल बैलेड आया था, और इसके साथ साथ इसमें प्रीफेस को भी जोड़ा गया था, और साथ ही साथ इन्होंने
अपनी जगह में भी परिवर्तन कर लिया था, यानी कि जगह क्या, रैश डाउन नामक जगह को छोड़ा था और डोव कॉटेज में आकर के बस गए थे। जो थर्ड एडिशन 1802 में आया था, इसमें भी दो घटनाएं घटित हुई। इन दोनों घटनाओं को याद बनाए रखिएगा। एक तो इनका लैरिकल बैलेट का थर्ड एडिशन पब्लिश हुआ था 1802 में, और दूसरी 1802 की बहुत महत्वपूर्ण घटना है कि इन्होंने शादी कर ली थी मैरी हचिनसन से, जो कि इनकी कजिन थी, या ये भी कह सकते हो स्कूल पेरेंट्स में बचपन में साथ पढ़ने वाली चाइल्डहुड फ्रेंड थी उनसे। और जब इनकी शादी की थी उस समय विलियम वर्ड्सवर्थ की आयु 32 साल की थी। तो ध्यान रखिएगा 32 साल की उम्र में इन्होंने शादी की अपनी कजिन मैरी हचिनसन से। बस इतना क्लियर हो गया। अब फोर्थ एंड फाइनल एडिशन की बात सुन लीजिएगा, लेकिन इसी बीच में एक डेट और याद रखना, 1803। कौन सी, बाकी हम डिस्कस करेंगे आगे चल करके। इनका फर्स्ट टूर था स्कॉटलैंड का, और यहीं पर 1803 में 2 और 5 के बीच में एक डेट कौन सी याद बनाए रखना है, 1803। ये मिले थे सर वॉल्टर स्कॉट से, ध्यान रखिएगा। 1803 में इन्होंने स्कॉटलैंड का टूर किया था, जहां इनकी मुलाकात किससे हुई थी, एक स्कॉटिश राइटर थे जिनका नाम क्या था, सर वॉल्टर स्कॉट। ये भी ध्यान बनाए रखना। और फोर्थ एंड फाइनल एडिशन इनका लैरिकल बैलेट का भी कब पब्लिश हुआ था, वो डेट याद बनाए रखना, 1805। ये लास्ट है। इतना क्लियर हो गया। अब आगे एक डेट और याद बनाए रखना, 1807 की। 1807 में क्या हुआ, इनका पोएम्स नाम का इन 2 वॉल्यूम्स करके पब्लिश हुआ था, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट वर्क थे इनको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट पोएम्स थी जिन्हें बहुत याद बनाए रखना है। जैसे द लेज गैदरर आपको पढ़ना ही पढ़ना है, सेपरेट पढ़ना है एकदम। जितनी भी यहाँ पर मेंशन की जाती है इनको सेपरेटली, क्योंकि यहाँ से लाइनें बहुत पूछी जाती हैं, तो एक एक पोएम को अच्छे से पढ़िएगा। तो लीज गैदरर, इसका अन्य नाम रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस, ये आपके एग्जाम में भी पूछा जाता है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। आई वॉन्डर लोनली एज अ क्लाउड, डैफोडिल्स की ये पहली लाइन है, शुरुआती ओपनिंग लाइन है। इसके बाद में माई हार्ट लिफ्ट्स अप, ओड इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टलिटी, ओड टू ड्यूटी, सॉलिटरी रीपर, एलेजिक स्टेंजा, कंपोज अपॉन वेस्टमिंस्टर ब्रिज, सितंबर 3, 1802, लंदन 1802, और द वर्ल्ड इज टू मच विद अस। अगर आप वर्ड्सवर्थ को पढ़ रहे हो तो वर्ड्सवर्थ को कंप्लीट करना चाहते हो तो इतनी पोएम्स तो आपको पढ़ के जाना ही जाना है। प्लस में आपका उधर लैरिकल बैलेट हो गया और प्लूड हो गया, और एक्सकर्सन के बारे में भी बता चुका हूँ। तो ये पोइम आपको पढ़िएगा, फिर आपका कुछ भी नहीं बचेगा। जब आपकी कोटेशन तैयार हो जाती है ना, जितनी भी कोट्स हैं, लाइनें हैं पोइम्स की, वो तैयार हो जाती हैं, फिर आपका तैयार करने के लिए कुछ भी नहीं बचना है। तो इतना क्लियर हुआ। इसके बाद में इनके कुछ मेजर वर्क के बारे में भी देख लो। मेजर वर्क कौन कौन से हैं, जैसे अगर हम इनके मेजर वर्क की बात करें तो ये 2 वर्क पूछ लिए जाते हैं कि 1793 में इनका एन इवनिंग वॉक, जो कि एड्रेस था एक यंग लेडी के लिए, और डिस्क्रिप्टिव स्केचेज आया था। कब, 1793 में। तो ये इनका जरूर याद बनाए रखिएगा। 93 की फर्स्ट पोइम पब्लिश हुई थी, ये इनकी क्या थी, फर्स्ट पोइम कलेक्शन था एन इवनिंग वॉक और डिस्क्रिप्टिव स्केचेज का। 1793 में इन्होंने पहली बार टिंटन एवे नामक स्थान पर भ्रमण किया था, ये भी नोट पॉइंट है, ठीक है। टिंटन अवे में सबसे पहली बार कब गए थे, ये 1793 में। और टोटल ये टिंटन अवे की विलियम वर्ड्सवर्थ ने अगर यात्रा की है तो 3 बार यात्रा की है। एक तो 93 में, फिर इसके बाद 5 साल बाद 1798 में टिंटन अवे गए थे, ये दूसरी बार गए थे। और तीसरी बार अगर ये गए थे तो 1841 में टिंटन अवे की यात्रा की थी, अपनी मृत्यु के ठीक 9 साल पहले। क्लियर हो गया। तो इन्होंने 3 बार टिंटन अवे की यात्रा की, 2 बार स्कॉटलैंड की यात्रा की, पहली बार 1803 में। तो इस तरीके से आप इनकी यात्राएं भी, जर्नी भी याद रखोगे कि इनके जीवन की कौन कौन सी इंपॉर्टेंट इवेंट्स थी। फिर 98 में लैरिकल बैलेट याद रखिएगा, 98 में टिंटन अवे। और टिंटन अवे क्या थी, आपको ये बताना है यहाँ पे कि लैरिकल जो बैलेट आए थे उसमें टिंटन अवे की जो पोइम थी वो किसके द्वारा लिखी गई थी, एस.टी. कॉलरेज या विलियम वर्ड्सवर्थ। इमॉर्टलिटी, इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टलिटी, पोएम्स इन 2 वॉल्यूम, इसके बारे में बता चुका हूँ। लाइडोमिया, इसके बारे में बताने को रह गया, मैं बताऊंगा क्लियर तरीके से। 1815 में आई थी और 1819 में दी वैगनर के बारे में बताएंगे दोस्तों। इसके बाद आपको ये ध्यान बनाए रखना है सीरीज ऑफ 5 लूसी पोइम्स, यानी कि जो 5 लूसी पोइम्स की सीरीज थी उसको ध्यान बनाए रखिएगा। 1798 से 1801 के बीच में इसको पब्लिश करवाया गया था। और इसमें आपको एक पोइम सिर्फ याद बनाए रखना है, वो इंपॉर्टेंट पोइम कौन सी है, 3 years शी ग्रो इन सन एंड सावर। बाकी एक भी पोइम इंपॉर्टेंट नहीं है। ये लाइन चाहे याद बनाए रखना, ये दूसरी वाली यहाँ से कभी कभी पूछ लेते हैं, लेकिन फिर भी आप यहाँ पे पढ़ लो 5 पोइम्स को कि जो सीरीज थी लूसी पोइम्स की 5 सीरीज, जिस सीरीज ऑफ 5 लूसी पोइम्स वो कौन कौन सी थी। तो पहली जो थी वो स्टैंड्स फिट्स ऑफ पैसन,
हैव आई नोन। दूसरी जो थी शी ड्वेल्ट अमंग द अनट्रोडन बेस, और तीसरी थी आई ट्रेवल्ड अमंग अननोन मैन, और तीसरी थी 3 years शी ग्रो इन सन एंड सावर। और इसका एक अन्य नाम भी है एजुकेशन ऑफ नेचर करके, एजुकेशन ऑफ नेचर, ध्यान बनाए रखिएगा। एक अन्य नाम भी है एजुकेशन ऑफ नेचर, वो भी बहुत ध्यान बना, बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये पहले यूपी बोर्ड के इंटर के सिलेबस में भी हुआ करती थी ये पोइम। इसके बाद नेक्स्ट जो है अ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील। तो ये कुछ 5 पोइम है, इनके कुछ फेमस ओड थे, उन ओड को ध्यान बनाए रखिएगा। जैसे ये इसमें से ये ओड टू ड्यूटी तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। एक ओड है इंटीमेशन, ये दोनों ही ऊपर के दोनों ही ओड हैं ना, वो सभी इंपॉर्टेंट है। एक इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टैलिटी फ्रॉम रिकलेक्शन ऑफ अर्ली चाइल्डहुड, और दूसरा कौन सा है ओड टू ड्यूटी। इनको ध्यान बनाए रखना, ये इनके क्या है कुछ इंपॉर्टेंट ओड हैं जिन्हें आपको पढ़ के जाना है साथियों। इसके बाद इनकी सोनेट सीरीज की बात करते हैं, तो सोनेट सीरीज की बात करें, टोटल इन्होंने कितने सोनेट लिखे वो भी ध्यान बनाए रखिएगा। इन्होंने 1807 में कुछ मिसलेनियस सोनेट पब्लिश हुए थे, फिर 1820 में इनके द रिवर डडन करके अ सीरीज ऑफ सोनेट्स करके पब्लिश हुई थी, और 1822 में ओके एक्लेस्टिकल स्केचेज की एक सीरीज आई थी जिसमें पार्ट 1 पार्ट 2 और 3 करके आई थी। सोनेट अपॉन दी पनिशमेंट इन डेथ का वो भी एक सीरीज में पब्लिश हुई थी, और टोटल जो सोनेट इन्होंने पब्लिश करवाए थे वो 523 सोनेट। कितने? 523 दोस्तों। जो टोटल थे उसमें कितने 523 सोनेट थे, जिसमें 32 सोनेट जो है वो डडन सोनेट थे, 132 एक्लेस्टिकल सोनेट जो होते हैं वो धार्मिक सोनेट कहलाते हैं। एक्लेस्टिकल का मतलब आप लिख लीजिए कहीं धार्मिक, ठीक है, और कुछ पॉलिटिकल सोनेट थे, कुछ मिसलेनियस सोनेट थे, और बाकी जो 523 में से ये तो इस तरीके से सोनेट के बाकी बचे हुए जो हैं वो इनके ज़्यादातर जो है अदर सोनेट्स में आते हैं, यानी कि अन्य सोनेट्स में इन्होंने इनको लिखा था। ठीक है, इनका एकमात्र ड्रामा था, ये भी ध्यान बनाए रखना, और उस ड्रामा का नाम था द बॉर्डरर्स करके। ठीक है, और टेनिसन ने एक कमेंट किया था वर्ड्सवर्थ के ऊपर, क्या? ही हैज उटर्ड नथिंग बेस करके। ये भी लाइन याद बनाए रखना कि विलियम वर्ड्सवर्थ ने टेनिसन ने विलियम वर्ड्सवर्थ को क्या कमेंट किया था, तो ही हैज उटर्ड नथिंग बेस। तो यहाँ पर इतना सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। एक कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जिनको आपको याद बनाए रखना है। वर्ड्सवर्थ ने कंपोज किया था सम ऑफ हिज फाइनेस्ट पोएम ड्यूरिंग द ईयर 1700। आपसे पूछा जाए कि विलियम वर्ड्सवर्थ ने अपनी सबसे अच्छी पोएम्स किस समय के दौरान लिखी थी, 1798 और 99 के दौरान लिखी थी कोलैबोरेशन में। ठीक है, और प्रिलूड जो थी वो इनकी ऑटोबायोग्राफिकल पोएम थी, जो कि कंसीडर्ड मानी गई, इनका मास्टरपीस मानी गई, मैग्नम ओपस मानी गई। मैग्नम ओपस का ही मतलब क्या होता है? मास्टरपीस होता है। इसके बाद वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज, साउथ, ये तीनों क्या किस नाम से जाने जाते हैं? लेक पोइट के नाम से जाने जाते हैं। ये रिवीजन वीडियो है, तो इनके जो भी इंपॉर्टेंट, मैं सीक्वेंस से नहीं बता रहा हूँ, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जहाँ से उन सबको डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है साथियों, तो इसके बाद तेजी से बता दीजिएगा। 1770 में जन्म है, 1850 में इनकी मृत्यु हो जाती है। 1770 में कहाँ जन्म होता है? कॉकरमाउथ, इंग्लैंड। कॉकरमाउथ कम्बरलैंड इंग्लैंड में होता है, ये एक लेक डिस्ट्रिक्ट है। इसके बाद जॉन वर्ड्सवर्थ इनके पिता का नाम है, एनी कोक्सन इनकी माता का नाम है। इसके बाद हॉगसेट ग्रामर स्कूल में इनकी प्रारंभिक शिक्षा होती है। इसके बाद ये यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज, सेंट जॉन कॉलेज कैम्ब्रिज में ये बीए की डिग्री लेने के लिए चले जाते हैं, और फिर इनकी शादी हो जाती है। कुछ लव अफेयर भी होते हैं, एनिट बैलेंस। इसके बाद में मैरिज की बात करते हैं, पहले लव अफेयर की बाद में बात कर लेंगे। शादी इनकी 4 अक्टूबर 1802 को हो जाती है मैरी हचिंसन के साथ में। इनकी एक बहन होती है जिनका नाम होता है डोरोथी वर्ड्सवर्थ। लव अफेयर कौन होती हैं? पहले शॉर्ट लव अफेयर इनका मैरी एस्ट बाय डेट के साथ में चलता है। इसके बाद में 91 में जब ये विजिट फ्रांस के लिए जाते हैं, तब ये फेल इन लव विद एनिट बैलन के साथ में, एक फ्रेंच वुमेन होती हैं, उससे प्यार करने लगते हैं। और 91 में फ्रांस के विजिट पर गए थे। 91 में इनको बीए की डिग्री मिली थी। 91 में इनको प्यार हुआ था एनिट बैलन से, और 92 में उस प्यार का रिजल्ट भी 92 में ही क्या हुआ कि इनके लिव इन रिलेशनशिप का रिजल्ट जो है वो एनी कैरोलिन के रूप में आया था। यानी कि हम ये कह सकते हैं दोनों से इनको एक पुत्री को जन्म हुआ, यानी कि एनिट बैलन जो थी उन्होंने एक पुत्री को जन्म दिया जिसका नाम था एनी कैरोलिन, जिसको विलियम वर्ड्सवर्थ बहुत प्यार भी करते थे, देयर इज नो डाउट। लेकिन कुछ कारणवश उस समय फ्रेंच रेवोल्यूशन चल रही थी, तो फ्रेंच रेवोल्यूशन में वहाँ पर कुछ आपातकालीन स्थिति के कारण वहाँ से इनको निकलना पड़ा, और ये एनिट बैलन से शादी नहीं कर पाए, लेकिन बाद में इनसे मिलने के लिए भी गए थे। तो आगे देखिएगा कहानी क्या है, और इन्हें फ्रांस को छोड़ना क्यों पड़ा था। देखिएगा, द रेन ऑफ टेरर एंड वार, वहाँ पर वार की स्थिति उत्पन्न हो गई थी बिटवीन फ्रांस एंड इंग्लैंड, यानी कि ब्रिटेन के बीच में, और इससे दोनों क्या हो गए? सेपरेट हो गए। तो सेपरेशन का अगर कारण पूछा जाए तो रेन ऑफ टेरर एंड वार बिटवीन फ्रांस एंड ब्रिटेन।
इनका ऑक्यूपेशन क्या था, इंग्लिश रोमांटिक पोएट एंड क्रिटिक थे। और सॉब्रीक्यूट कभी कभी पूछ लेते हैं कि इनके क्या क्या उपनाम थे। सॉब्रीक्यूट की अगर हम बात करें तो ये नेचर पोएट भी कहलाते हैं, हाई प्रीस्ट ऑफ नेचर भी इनको बोला जाता है। ओके, हार्विंगर ऑफ नेचर भी कहा जाता है, बर्सिफर ऑफ नेचर भी कहा जाता है। ये सब इन्हीं के विलियम वर्ड्सवर्थ की सॉब्रीक्यूट्स हैं। लेक पोइट के रूप में हम पहले भी बता चुके हैं, विलियम वर्ड्सवर्थ, एस टी कॉलरिज और रॉबर्ट सदिक को जाना जाता है। विलियम वर्ड्सवर्थ ने टोटल 523 सोनेट लिखे थे। इसके बाद में ये बहुत ज़्यादा विलियम वर्ड्सवर्थ मूडी और वायलेंट टेम्पर के थे। इनके टीचर कौन थे जिन्होंने पोएम्स को कंपोज करने के लिए इंस्पायर किया था, तो उनका नाम था विलियम टेलर। विलियम टेलर से ये पोएम्स को लिखने के लिए जो है बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुए थे। तो टीचर्स में इनके 2 टीचर का नाम याद बनाए रखना है। पोएम के रिलेशन में विलियम टेलर को याद बनाए रखना है, और पॉलिटिक्स के रिलेशन में किसको, माइकल ब्यूटी को याद बनाए रखना है। इसके बाद में जब ये पोएट लॉरेट बन गए तो ये बिलोंग टू अ टोरी ग्रुप, ये टोरी ग्रुप से बिलोंग करने लगे। ध्यान रखना, इंग्लैंड में उस समय 2 ग्रुप चल रहे थे, उनमें से एक ग्रुप था टोरी ग्रुप। दोस्तों पोएट लॉरेट बता ही चुके हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कहीं पर भी इसको रिवीजन में नोट डाउन कर लीजिएगा या बार बार इस चीज़ को देखते रहिएगा। 1843 से 1850 में रॉबर्ट सदे जो थे वो 1813 से लेकर के 1843 में, और विलियम वर्ड्सवर्थ जो थे वो 1843 से लेकर के 50 तक पोएट लॉरेट रहे। और विलियम वर्ड्सवर्थ के बाद कौन बना 1850 से 1892 में, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन बने थे। तो ये सीक्वेंस कभी कभी पूछ नहीं लिया जाता है, पूछा गया है कि विलियम वर्ड्सवर्थ से पहले पोएट लॉरेट कौन थे, तो रॉबर्ट सदे थे। विलियम वर्ड्सवर्थ के बाद कौन बना, तो अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन बने। मैं तो बता ही चुका हूँ, 23 अप्रैल 1850 को एट द एज ऑफ 80 में हुआ था, और प्लेयर्जी से इनकी मृत्यु हो गई थी। इनको दफन किया गया था सेंट ऑस्वोल्ड चर्च ग्रेसमेयर में। क्लियर है। इसके बाद में बिटवीन 1795 से 97 के बीच में इन्होंने एक वन एंड ओनली प्ले लिखा था जिसका नाम था द बॉर्डरर। क्या नाम था, द बॉर्डरर। ध्यान रखना, कभी कभी पूछ लिया जाता है, ये इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाता है क्योंकि वन एंड ओनली प्ले इन्होंने लिखा द बॉर्डरर। और ये एक बर्स्ट ट्रेजेडी है, सेटिंग ड्यूरिंग द रेन ऑफ किंग हेनरी एर्थ ऑफ इंग्लैंड, और उस समय की ये सेटिंग है दोस्तों। इसके बाद इनकी इंपॉर्टेंट इवेंट की बात करें तो 91 में इन्होंने जो है, सबसे पहले तो ये 90 में गए थे, 1790 में गए थे फ्रांस के दौरे पर। इसके बाद 91 में इनकी सेकेंड विजिट थी टेबल टू फ्रांस की यात्रा की थी। और उसी समय, और ये उस समय मिडिल स्टेज ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन चल ही रहा था। फ्रेंच रेवोल्यूशन की शुरुआत हुई थी 5 मई 1789 को, और ये फ्रेंच रेवोल्यूशन 9 नवंबर 1799 तक चला था। तो लगभग 10 साल मान करके चलो ये फ्रेंच रेवोल्यूशन चला है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट 93 में क्या हुआ, इनका एक पब्लिश हुआ था फर्स्ट पोइट्री कलेक्शन। इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा गया है। इनका फर्स्ट पोइट्री कलेक्शन कौन था, तो एन इवनिंग वॉक और डिस्क्रिप्टिव स्केचेज का पब्लिश हुआ 1793 में। इसके बाद में इन अगस्त 1795 में ये कहाँ सैमुअल टेलर कॉलरिज से मिले थे, और 1803 में स्कॉटलैंड के टूर पर इनकी किससे मुलाकात हुई थी, सर वॉल्टर स्कॉट से हुई थी दोस्तों। नेक्स्ट, इसके बाद 1802 में विलियम वर्ड्सवर्थ एंड डोरोथी ने दोबारा फ्रांस की यात्रा की, और किससे मिले जाकर के, कैरोलिन से। कैरोलिन कौन थी, जो कि इनकी पुत्री थी विलियम वर्ड्सवर्थ की, जो कि लिव इन रिलेशनशिप में रहने से जन्म हुआ था इनका, कैरोलिन का। ही मैरिड मैरी हचिंसन। इसके बाद इन्होंने किससे शादी की थी, मैरी हचिंसन से शादी कर ली थी। 1802 में इनकी शादी हुई थी मैरी हचिंसन से। और मैरी हचिंसन कौन थी, एक स्कूल मेट थी और लॉन्ग टाइम फ्रेंड, बहुत लंबे समय की दोस्त भी रही थी। ओके, पेनरिथ में। इसके बाद 1850 में इन्होंने फ्रेंच पोइम, अपनी पोइम को फिनिश किया, पोइम टू कॉलरिज। किसको, पोइम टू कॉलरिज। मैं पहले भी बता चुका हूँ, प्रेल्यूड के बारे में बहुत ज़्यादा बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है। 1813 में ये राइडल माउंट पहुँच गए, और यहाँ पर लगभग इन्होंने 50 साल व्यतीत किए। ठीक है, तो इतना समझ आ गया। डोब कॉटेज में ये कब सेटल हुए थे, 1800 में डोब कॉटेज में सेटल हुए थे। और इसके बाद में ये कहाँ चले गए हैं, यहाँ से समझ लीजिएगा, मैं एक बार क्लियर कर देता हूँ। डोब कॉटेज में लगभग ये 8 साल तक रहे। इसके बाद ये एलन बैंक ग्रेसमेयर में रहने लगे। कहाँ रहने लगे, एलन बैंक ग्रेसमेयर में। तो विलियम वर्ड्सवर्थ ने जब ये राइडल माउंट गए थे, तो राइडल माउंट जाने के लिए इससे पहले ये कहाँ रह रहे थे, अगर तुमसे ये पूछा जाए तो आपको जवाब देना है एलन बैंक ग्रेसमेयर। बोले एलन बैंक ग्रेसमेयर से पहले कहाँ रह रहे थे, तब आपको जवाब देना है डोब कॉटेज।
बोले डोब कॉटेज से पहले कहां रह रहे थे, तब आपको जवाब देना है रेस्ट डाउन। क्या जवाब देना है, रेस्ट डाउन। तो सबसे पहले रेस्ट डाउन, इसके बाद 1800 में कहाँ रहने लगे, डोब कॉटेज में। डोब कॉटेज में 8 साल रहने के बाद यानी कि 1808 तक रहे होंगे। 1808 में ये कहाँ चले गए, एलन वैन ग्रेसमेयर, वहाँ पास। और इसके बाद 1808 से ये लगातार कहाँ रह रहे थे, एलन वैन ग्रेसमेयर में। अब इस जगह को भी छोड़ दिया और इस जगह को छोड़ करके ये कहाँ चले गए, राइडल माउंट। और इसी साल इनको अपॉइंट किया गया था 1813 में ही स्टैंप डिस्ट्रीब्यूटर के रूप में। तो एलन वैन ग्रेसमेयर में लगभग 5 साल तक रहने के बाद में ये राइडल माउंट में शिफ्ट हो गए, ध्यान रखिएगा। और इसी साल 1813 में इन्हें स्टैंप डिस्ट्रीब्यूटर के रूप में भी नियुक्त किया गया था। 14 में इनका स्कॉटलैंड का दूसरा टूर था, सेकेंड टूर था स्कॉटलैंड का 14 में। और 14 में ही इनकी क्या आई थी, द एक्सकर्सन पोएम आई थी, पब्लिश हुई थी दोस्तों। 15 में पोएम्स टू बैलूम आई थी नामक टाइटल से फर्स्ट एडिशन ऑफ कलेक्शन पोएम को पब्लिश करवाया गया था, पोएम्स टू बैलूम्स करके। 15 में फर्स्ट एडिशन ऑफ कलेक्शन पोएम था ये, ठीक है। और 19 में इनकी एक फेमस पोएम याद आई थी, मुझे याद आ रही है, पीटर वेल, ठीक है। और पीटर वेल को लिखा गया था लगभग 1798 में ही लिखा गया था, लेकिन इसको पब्लिश करवाया गया था 1819 में। और 1820 में पब्लिश करवाया गया था इनकी एक पोएम थी, दी रिवर डडन, सीरीज ऑफ सोनेट थी। और ठीक है, और जो सीरीज ऑफ सोनेट थी उसमें लगभग 523 सोनेट थे। और 29 में एक और टूर किया था इन्होंने, जिसका नाम था, फर्स्ट टूर था इनका आयरलैंड का। तो आयरलैंड के टूर की बात करें तो 1829 में बताओगे, ठीक है। तो ये थे इनके कुछ, ये तो सब डिस्कस कर लिए ना हम लोगों ने। अब इनके कुछ प्रोज वर्क को भी देख लीजिएगा, कौन कौन से प्रोज वर्क आए। एक तो 1867 में इन्होंने लेटर्स टू डॉरोथी एंड विलियम वर्ड्सवर्थ करके आया था। 69 में लेटर्स ऑफ द वर्ड्सवर्थ फैमिली। 66 में लिटरेरी क्रिटिसिज्म। 96 में प्रोज वर्क था इनका। ये सभी इनके प्रोज वर्क है, इनको देख लीजिएगा कौन कौन से, जो भी आपको इंपॉर्टेंट लगे उनको अच्छे से तैयार करिएगा। नेक्स्ट इनका प्रोज वर्क एक है, दी लव लेटर ऑफ विलियम एंड मैरी वर्ड्सवर्थ एसे करके, ये इनका लव लेटर। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे इनका ड्रामा। एकमात्र ड्रामा आया था, मैं डिस्कस कर भी चुका हूँ, दी बॉर्डरर करके, ट्रेजेडी अ ट्रेजेडी इन 5 एक्ट की थी ये, ठीक है। और इसके बाद में ये जो प्ले था, नाटक था, सेट एट बॉर्डर्स ऑफ इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड इन द रेन ऑफ हेनरी III। जब हेनरी III का शासनकाल चल रहा था उस समय इंग्लैंड और स्कॉटलैंड पर जो बॉर्डर सेट किया गया था उस पर आधारित ये प्ले था, दी बॉर्डर्स। इसके बाद में इनके ऊपर क्रिटिकल ओपिनियन अबाउट विलियम वर्ड्सवर्थ, इनको जरा समझ लीजिएगा तेजी से। रॉबर्ट ब्राउनिंग ने इन द लॉस्ट लीडर में, ठीक है, जो कि पब्लिश हुई थी 1845 में, वर्ड्सवर्थ को असरटेंस किया था। जो विलियम वर्ड्सवर्थ थे उन्होंने स्वीकार कर लिया था पोएट लॉरेटशिप को। तब उनसे गुस्सा होकर के इन्होंने रॉबर्ट ब्राउनिंग ने विलियम वर्ड्सवर्थ को क्या, द लॉस्ट लीडर कहा था दोस्तों। और उसकी एक बहुत ही फेमस लाइन है जिसको आपको याद बनाए रखना है, और ये टीजीटी में पूछी गई है, ध्यान बनाए रखिएगा। जस्ट फॉर अ हैंडफुल ऑफ सिल्वर ही लेफ्ट अस, जस्ट फॉर अ रिवेंज टू स्टिक इन हिज कोट। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है लॉस्ट लीडर की, ठीक है, और इसे याद बनाए रखना। इसके बाद एक और विलियम ब्लैक के द्वारा इनको दिया गया कमेंट है, आई सी इन वर्ड्सवर्थ द नेचुरल मैन राइजिंग अप अगेंस्ट द स्पिरिचुअल मैन continually, and then he is no poet but a philosopher at enmity against all true poetry of inspiration, विलियम ब्लैक की। और इसके बाद ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, his poetry is the reality, his philosophy is the illusion। ये किसने कहा, मैथ्यू अर्नोल्ड ने। किसके बारे में, विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में। अब यहाँ पे कुछ पॉपुलर लाइन देख लीजिएगा विलियम वर्ड्सवर्थ की, जो कि टिंटन अवे की ये लाइन पूछी गई है टीजीटी के 2010 में, इसलिए इसको तेजी से रिवीजन कर लीजिएगा। द साउंडिंग कॉन्ट्रैक्ट हाउंटेड मी लाइक अ पैशन, ये टिंटन अवे की लाइन है और टीजीटी के 2010 में पूछी गई। टिंटन अवे में एक लाइन और पूछी गई थी टीजीटी 2001 में, नेचर नेवर डिड बेट्रे द हार्ट डेट लव्ड हर। ये जो लाइनें हैं जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ ये रिवीजन लाइनें हैं, इससे पहले हम सभी के बारे में बता चुका हूँ और अभी इसको डिटेल से नहीं बताऊंगा क्योंकि वीडियो वैसे ही बहुत लंबा हो रहा है रिवीजन का। इसके बाद में इंटीमेशन ऑफ ए मोटिलिटी ओड का है, देखो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है और टीजीटी के 2001 में पूछी भी गई है। आवर वर्थ इज बट अ स्लीप एंड अ फॉरगेटिंग, नो इन इंटायर फॉरगेटफुलनेस एंड नॉट इन उत्तर नेगनेस बट ट्रेलिंग क्लाउड ऑफ ग्लोरी डू बी कम।
ये इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टैलिटी ओड की लाइन है, बहुत पॉपुलर लाइन है। और एक दी टेबल टर्न की भी बहुत पॉपुलर लाइन बहुत पूछी जाती है, टीजीटी के 2009 में पूछी भी गई है। मे टीच यू मोर ऑफ मैन ऑफ मॉरल इविल एंड ऑफ गुड देन ऑल दी सेजेस कैन। नेक्स्ट एक पॉपुलर लाइन सॉलिटरी रीपर की देख लीजिएगा, परहेप्स द plaintive numbers flow far old unhappy far off things and battles long ago। और ये टीजीटी की 2010 में पूछी गई है। इसी तरीके की एक और बसवर्थ की पॉपुलर लाइन है, आई wandered lonely as a cloud, ये डैफोडिल्स की है, डैफोडिल्स में, ठीक है। और इसमें क्या, दे फ्लैश अपॉन दैट इनवर्ड आई विच इज द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड, पीजीटी के 2009 में पूछी गई है। एंड देन माई हार्ट विद प्लेजर फेल्स एंड डांसेस विद द डैफोडिल्स। डैफोडिल्स क्या होती हैं, इसमें एक प्रकार के फूल होते हैं बड़े खूबसूरत से पीले पीले कलर के। फ्रेंच रेवोल्यूशन विलियम बर्ड्सवर्थ की लाइन है फ्रेंच रेवोल्यूशन में, ओके, प्रेल्यूड, और फ्रेंच रेवोल्यूशन दी प्रेल्यूड की बुक 11th में रखी गई है। ब्लिस वाज इट डेड डाउन टू बी अलाइव बट टू बी यंग वाज वेरी हैविन, ये टीजीटी में भी पूछी गई और पीजीटी में भी रिपीट हुई है दोस्तों। इसके बाद लाउडेमिया की बहुत फेमस लाइन देख लीजिएगा, फॉर दी गुड्स अप्रूव द डेप्थ एंड नॉट दी tumult of the soul, a fervent not ungovernable love, ये टीजीटी 2009 में लाउडेमिया से पूछी गई है। इसके बाद में एक और इंपॉर्टेंट चीज ये है, एज एंड इरा के बारे में समझिएगा। द एज ऑफ बर्ड्सवर्थ इज कॉल्ड द रोमांटिक एज। विलियम बर्ड्सवर्थ जिस एज से बिलोंग करते थे वो रोमांटिक एज कहलाती है। रोमांटिक एज इज सपोज्ड, माना जाता है, टू बिगिन, इसकी शुरुआत हुई कब से, जब लिरिकल बैलड आए थे तभी से इसकी शुरुआत मानी जाती है, यानी कि 1798 से। विच इज द ईयर इन विच बर्ड्सवर्थ लिरिकल बैलड वर पब्लिश्ड। क्लियर है। नेक्स्ट, मैं ज़्यादा समझा इसलिए नहीं रहा हूँ क्योंकि ये रिवीजन वीडियो है दी, और अगर आपको डिटेल देखना है तो 3-4 वीडियो मैं बर्ड्सवर्थ के ऊपर पहले भी बना चुका हूँ, उनको थोड़ा सा देख लीजिएगा। दी रोमांटिक पीरियड जो था ऑफ इंग्लिश लिटरेचर का इज क्लियरली डिवाइजेबल इनटू 2 जनरेशन ऑफ पोइट्स। जो रोमांटिक पीरियड था वो 2 में इसको डिवाइड किया गया था, 2 जनरेशन्स में पोइट को डिवाइड कर दिया गया था। एक फर्स्ट जनरेशन में ओल्ड पोइट को रखा गया और सेकेंड जनरेशन में न्यू पोइट्स को रखा गया था। तो दी फर्स्ट जनरेशन बिलोंग विलियम बर्ड्सवर्थ हैं। 2 फर्स्ट जनरेशन पोइट थे, उनमें कौन कौन था, विलियम बर्ड्सवर्थ थे, एस टी कॉलरिज थे, वाल्टर स्कॉट थे और रॉबर्ट सदे थे। इनको आर नोन एज ओल्डर पोइट के नाम से भी जाना जाता है। और सेकेंड जनरेशन में कौन था, रोमांटिक पोइट में इंक्लूड किया गया था, किसके लिए, लॉर्ड बायरन को इंक्लूड किया गया था, पीबी शैली को इंक्लूड किया गया था, जॉन कीट को इंक्लूड किया गया था, और इनको किस नाम से जाना जाता है, एज यंगर पोइट के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद ब्राउनिंग ने एक बार कमेंट किया था, फॉर अ हैंडफुल ऑफ सिल्वर ही लेफ्ट अस, ये ब्राउनिंग का कमेंट है विलियम बर्ड्सवर्थ के लिए। शैली और बायरन ने भी कमेंट किया था विलियम बर्ड्सवर्थ के ऊपर, सिंपल एंड डल करके। और इसके बाद ही वाज कॉल्ड ग्रांड। और एक चीज और है, विलियम बर्ड्सवर्थ को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, इसको ये कहते हैं सॉब्रिक्यूट भी कह सकते हैं। इनका उपनाम क्या था, तो ही वाज कॉल्ड किस नाम से जाने जाते हैं, ग्रांड लामा ऑफ लेक करके भी इनको जाना जाता है। इसके बाद क्या है, द चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन, ये लाइन ध्यान रखना, माई हार्ट लिप्स ऑफ केयर। और विलियम बर्ड्सवर्थ के द्वारा एक पोएट्री की डेफिनेशन दी गई थी जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उन्होंने पोएट्री को डिफाइन किया गया था, पोएट्री इज अ स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स, इट टेक्स इट्स ओरिजिन फ्रॉम इमोशंस रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी। ये विलियम बर्ड्सवर्थ के द्वारा दी गई पोएट्री की डेफिनेशन थी। विलियम बर्ड्सवर्थ के द्वारा पोएट्री की एक और डेफिनेशन दी गई थी, उसे आपको कमेंट बॉक्स करके दिखाना बताना है। ईस्टर्न डॉटर ऑफ द वॉइस ऑफ गॉड ओड टू ड्यूटी। इसमें ड्यूटी के लिए इसको इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि विलियम बर्ड्सवर्थ ने ड्यूटी को क्या कह करके पुकारा है, तो आपका आंसर होगा ईस्टर्न डॉटर। विलियम बर्ड्सवर्थ ने ईस्टर्न डॉटर ऑफ द गॉड ऑफ द वॉइस ऑफ गॉड कह करके किसको पुकारा है, तो ड्यूटी के लिए पुकारा है। तो दोनों तरीके से कैसे भी पूछा जाए आपको याद। द मॉरल इनच किसने कहा, पीबी शैली ने कहा। किसके लिए कहा, विलियम बर्ड्सवर्थ के लिए कहा। विलियम बर्ड्सवर्थ इज अ जेंट ऑफ पोएट्री, ये किसने कहा, आर.सी. रैनसम ने कहा था विलियम बर्ड्सवर्थ के लिए। अगला है, दी सोल वाज लाइक अ स्टार एंड ड्वेल्ट फाट लंदन 1802 से ये लाइन ली गई है। मिल्टन दाउ शुडस्ट बी लिविंग एट दिस आवर, ये भी लंदन 1802 से। ये दोनों इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइनें हैं और इनको आपको याद बनाए रखना है। लॉस्ट लीडर किसने बोला, रॉबर्ट ब्राउनिंग ने। किसके लिए बोला, विलियम बर्ड्सवर्थ के लिए। इगोइस्टिकल सबलाइम किसने बोला, जॉन कीट ने बोला। किसके लिए बोला, विलियम बर्ड्सवर्थ के लिए। हाई प्रीस्ट ऑफ नेचर किसने बोला, डिक्वेंसी ने बोला। किसके लिए बोला, विलियम बर्ड्सवर्थ के लिए। क्लियर।
इसके बाद इनकी एक पोइम है माई हार्ट स्लीप्स अप, और इसका एक अन्य नाम है रेनबो। पूछ लिया जाए तो आप बता दीजिएगा, माई हार्ट स्लीप्स अप का एक अन्य नाम है रेनबो। ठीक है, ये जो बर्ड्सवर्थ ने रोट लिखी थी माई हार्ट स्लीप्स अस ऑन द नाइट ऑफ, कब लिखी गई? ये मार्च यानी कि 26 मार्च 1802 को इसको लिखा गया था दोस्तों। और इट वाज पब्लिश्ड अ पार्ट ऑफ पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स 1807 को। यानी कि अब ये समझिएगा, दोनों पॉइंट आप सिंपल भाषा में ऐसे समझ सकते हो कि जो रेनबो यानी कि माई हार्ट स्लीप्स अप ये जो लिखी गई है वो 1802 में लिखी गई है, और इसको पब्लिश करवाया गया वो 1807 में पब्लिश करवाया गया। और कौन से वॉल्यूम में ये पोएम पब्लिश हुई थी? पोएम इन 2 वॉल्यूम्स में पब्लिश हुई थी दोस्तों। The day after he wrote My Heart Sleeps Up, Wordsworth began to write the more ambitious or odd intimations of immortality. The last 3 lines from My Heart Sleeps Up are used as an epigraph to intimation of immortality. ये बात आप ध्यान बनाए रखना इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसके बाद My Heart Sleeps Up When I Behold आ रेनबो इन द स्काई, ये इसकी पहली लाइन है, स्टार्टिंग लाइन है, ओपनिंग लाइन है दोस्तों। इसके बाद रोमांटिक पीरियड, ये मैं डिस्कस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। रोमांटिक पीरियड की शुरुआत हुई थी लिरिकल बैलड से, यानी कि उनके पब्लिकेशन वाली डेट से, पब्लिकेशन वाली ईयर से, और 1798 में लिरिकल बैलड आए थे। 1798 से ही हमारी रोमांटिक पीरियड की शुरुआत मानी जाती है। ये रोमांटिक पीरियड हमारा कब से कब तक चलता है? 1837 तक चलता है। लिरिकल बैलड बाय विलियम वर्ड्सवर्थ एंड सैमुअल कॉलेज, ये दोनों लोगों का क्या था? एक कोलैबोरेशन वर्क था जो कि 1798 में पब्लिश हुआ था। और फ्रेंच रेवोल्यूशन जो चली थी इसी समय, फ्रेंच रेवोल्यूशन चली रही थी, जिसकी शुरुआत हुई थी फ्रेंच रेवोल्यूशन की 5 मई 1789 को, और ये चली थी 9 नवंबर 1899 तक की फ्रेंच रेवोल्यूशन चलती रही। यानी कि रोमांटिक पोइट को जो है 2 जनरेशंस ऑफ द पोइट आप कह सकते हो, 2 जनरेशन में इसको डिवाइड किया गया है। मैं बता चुका हूँ हालांकि पहले भी, लेकिन एक बार तेजी से समझ लीजिएगा क्योंकि ये तो रिवीजन भी वीडियो, और कितनी बार भी इसको समझिएगा, जितनी बार रिवीजन करोगे उतनी बार चीज़ें कॉन्सेप्चुअल होंगी। फर्स्ट जनरेशन को क्या कहा जाता है? ओल्डर पोइट कहा जाता है, और सेकंड जनरेशन को क्या कहा जाता है? यंगर पोइट कहा जाता है। तो जो फर्स्ट जनरेशन पोइट थे वो कौन कौन थे? विलियम वर्ड्सवर्थ थे, एस टी कॉलरेज थे, रॉबर्ट स्कॉट थे, और रॉबर्ट सादे थे दोस्तों। और यंगर जनरेशन में कौन कौन था? यानी कि सेकंड जनरेशन में यंगर पोइट कौन कौन थे? तो लॉर्ड बायरन थे, शैली थे, और जॉन कीट थे दोस्तों। इसके बाद लेक पोइट के रूप में कौन कौन जाना जाता है? तो विलियम वर्ड्सवर्थ, एस टी कॉलेज और रॉबर्ट सदे को लेक पोइट के रूप में जाना जाता है। लेक पोइट क्या है? लेक पोइट इसलिए जाना जाता है क्योंकि ये लेक डिस्ट्रिक्ट में निवास करते थे, और लेक डिस्ट्रिक्ट कहाँ थी? इन द नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंग्लैंड के डायरेक्शन में लेक डिस्ट्रिक्ट पड़ती है दोस्तों। कॉकनी स्कूल के बारे में बात कर लें। कॉकनी स्कूल क्या है? द टर्म केम इन द फॉर्म ऑफ हॉस्टाइल रिव्यूज। जो हॉस्टाइल रिव्यूज के लिए कॉकनी स्कूल, कॉकनी वर्ड का यूज किया गया था इन ब्लैक बूट्स मैगजीन में। और कब यूज किया गया था? पहली बार 1817 में। इस प्राइमरीली रूप में इसको टारगेट किया गया था किसको? ली हंट के लिए, लेकिन बाद में जॉन कीट और विलियम हैजलिट को भी इंक्लूड कर लिया गया। इनको भी कॉकनी स्कूल के थ्रू टारगेट किया जाने लगा दोस्तों। कॉकनी स्कूल में ली हंट होते हैं और विलियम हैजलिट और कीट्स को, और ये अटैक किसके द्वारा किया जाता था? इनके ऊपर क्रिटिसाइज किया जाता था बाय द टोरीज, एरिस्टोक्रेट्स एंड ब्लैक बोर्ड मैगजीन्स एंड क्वार्टरली रिव्यू के द्वारा इनको क्या किया जाता था? क्रिटिसाइज किया जाता था। इसके बाद में कभी कभी जब आपने कॉकनी स्कूल की बात की तो स्टैटनिक स्कूल की भी बात कर लो। ये स्टैटनिक स्कूल के अंतर्गत कौन कौन आता है? तो स्टैटनिक स्कूल के अंतर्गत बायरन और शैली को रखा जाता है दोस्तों। और लेक पोइट आपको पता ही है, लेक पोइट के अंतर्गत कौन कौन आता है? विलियम वर्ड्सवर्थ, एस टी कॉलरेज और रॉबर्ट सदे आते हैं। तो ये थे हमारे दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन, और मुझे लगता है आपका रिवीजन बहुत अच्छे से हुआ होगा। और मैक्सिमम टाइम में चीज़ों को जो भी तुम्हें अच्छी लगे उनको नोट डाउन कर लीजिएगा, बाकी को लेफ्ट कर दीजिएगा साथियों। नेक्स्ट, क्योंकि कई बार चीज़ों को मैं पढ़ा चुका हूँ, कई बार बता चुका हूँ, आज ये रिवीजन वीडियो था। कई दिनों से विलियम वर्ड्सवर्थ के ऊपर कुछ भी बोला नहीं था, तो मैंने सोचा आज रिवीजन करा देते हैं। इनके कुछ नोटेबल वर्क हैं जिनको आपको याद बनाए रखना है। और ये नोटेबल वर्क कौन कौन से हैं? जैसे ये सॉलिटरी रीपर है, दी प्रिल्यूड है, फिर लिरिकल बैलड है, द वर्ल्ड इज टू मच विद अस है, और इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टलिटी है, लाइंस कंपोज्ड ऑन फ्यू मील्स अबव टिंटन अबे है, रोएंट कॉटेज है, माइकल है, रेक्ल्यूज है, एक्सकर्सन है, ठीक है, इस रोमांटिसिज्म और लेक पोइट, ये सब आपको थोड़ा सा पढ़ के जाना है साथियों। क्लियर है? और नेक्स्ट इनके मेजर वर्क में आपके ये आ जाएंगे। 93 में इवनिंग वॉक एड्रेस टू अ यंग लेडी, और 93 में डिस्क्रिप्टिव स्केचेज है, 1815 में लाइडोमिया है, 1798 में रिटन इन अबव टिंटन अवे है, फिर लिरिकल बैलड है 1798 में, 1806 में इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टलिटी है, 1807 में पोएम्स फर्स्ट वॉल्यूम आया था इसका, 19 में पोएम्स का एक वॉल्यूम पब्लिश हुआ था,
1819 में पीटर बेल आई थी। 1822 में मेमोरियल ऑफ द टूर ऑफ द कॉन्टिनेंट आया था। 1888 में रेक्लूज इनके मारने के बाद में पब्लिश करवाया गया था, ध्यान बनाए रखना, ठीक है। और ये इनका अनफिनिश्ड वर्क है। 1819 में बैगनर आई थी। 1815 में द बायजू ऑफ रॉयल स्टोन आई थी और अपॉन वेस्टमिंस्टर ब्रिज आई थी एलो। और 1835 में एलो रिविजिटेड आई थी। एक चीज़ और बता दें कि इनके दोस्त एस.टी. कॉलरिज की मृत्यु 1834 में हो गई थी, ध्यान रखना। तो एक तो ये डेट याद बनाए रखना है, एस.टी. कॉलरिज की मृत्यु कब हुई थी? 34 में। और रॉबर्ट सदे की मृत्यु कब हुई थी? 1843 में। तो देखो कितना अच्छा संयोग है, इनके खाली अंक उलट देना, 1834 1843, ठीक। 1843 में रॉबर्ट सदे हैं और 1834 में इनके दोस्त एस.टी. कॉलरिज है। 1843 में इनको पोएट लॉरेट बनाया गया था दोस्तों, ठीक। आज के लिए इतना ही।